नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वयं एवं अपने सगे संबंधी और मित्रों के साथ सकुशल और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग शिक्षण प्रविधियों के अंतर्गत विवरण प्रविधि एवं वर्णन प्रविधि के बारे में चर्चा करेंगे। विगत सत्र में हम लोग प्रश्नोत्तरी प्रविधि पर व्यापक चर्चा किए थे। विभिन्न शिक्षण प्रविधियों के अंतर्गत विवरण प्रविधि की बात की जाए तो ये एक ऐसी प्रविधि है जो शिक्षण क्रिया हेतु अनिवार्य युक्ति है। इसके बिना शिक्षण क्रिया को सकुशल प्रभावी ढंग से पूरा किया जाना मुश्किल कार्य होगा। शिक्षण के किसी न किसी स्तर पर अध्यापक को विवरण या कथन देना पड़ता है। जब अध्यापक अपने विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए, अपने प्रकरण को स्पष्ट करते हुए कोई ऐसा कथन देता है, कोई ऐसा कथन कहता है जो उसके प्रकरण के किसी पक्ष की महत्वपूर्ण बातों को संक्षेप में स्पष्ट करें तो उसे विवरण कहा जाता है। किसी विषय के लिए विवरण देने में प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उसके मुख्य पहलुओं पर उचित प्रकाश पड़ सके। विवरण प्रविधि का प्रयोग पाठ के विभिन्न भागों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि प्रस्तावना के अंत में जब प्रस्तावना को प्रश्नों, चित्रों या उदाहरणों की सहायता से प्रस्तुत किया जाता है तो उसके उपरांत शिक्षक जो कथन कहता है, जो उसके प्रकरण से, उसकी विषय वस्तु से संबंधित होता है, तो वह कथन विवरण प्रविधि ही है। वह उस कथन के माध्यम से उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले प्रकरण या उस प्रकरण के किसी विशेष हिस्से के बारे में एक सारगर्भित बातों को बताने का प्रयास किया जाता है। विवरण प्रविधि का प्रयोग पाठ के मध्य में भी किया जाता है। पाठ के विकास के क्रम में कई स्थलों पर विवरण प्रविधि का प्रयोग अलग अलग विषय विशेष को स्पष्ट करने के उद्देश्य से या विभिन्न बातों को या ऐसी बातें जो उस प्रकरण के किसी विशेष हिस्से को और विशेष तरीके से रेखांकित करना हो या उन्हें स्पष्ट करना हो, तो वहां पर भी अध्यापक कथन के माध्यम से उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास करता है। और जो कथन के माध्यम से बातें कही जाती हैं, स्पष्ट करने के लिए जो सारगर्भित बातें उसके द्वारा कही जाती हैं, वो बातें, वो कथन ही विवरण होता है। विवरण प्रविधि की विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाए तो हम कह सकते हैं कि विवरण बालक के मस्तिष्क पर अस्थायी प्रभाव डालता है, क्योंकि विवरण के माध्यम से जो बातें बताई जाती हैं वो बातें सारगर्भित होती हैं। जो सूचना या ज्ञान वह पूरे पुस्तक को पढ़ने के बाद मालूम करता, वह विवरण के माध्यम से अत्यंत रोचक तरीके से और मितव्ययी ढंग से उसे बता दिया जाता है। और इस प्रकार जो बातें बताई जाती हैं वो उसके मस्तिष्क पर एक अस्थायी प्रभाव डालती है। विवरण द्वारा
विषय के अनेक पक्षों पर प्रकाश पड़ता है। एक ही विषय की सर्वांगपूर्ण समीक्षा विवरण द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। विवरण को प्रभावशाली बनाने पर छात्रों में ध्यान पूर्वक विषय को समझने की शक्ति विकसित होती है और वह स्वयं अपनी अभिव्यक्ति को बढ़ाता है। विवरण द्वारा बालक के अंदर जिज्ञासा को पनपाने में सफलता मिलती है। इन विशेषताओं के साथ ही साथ कुछ सीमाएं भी हैं जो विवरण प्रविधि की प्रभावशीलता को कम करती है। विवरण प्रविधि के प्रयुक्त होने पर शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है, क्योंकि शिक्षक वह अपनी कथनों के माध्यम से विभिन्न बातों को, विभिन्न घटनाओं को, विभिन्न दृश्यों को संक्षेप में स्पष्ट करने का प्रयास करता है। तो इस प्रविधि में शिक्षक ही ज्यादा सक्रिय रहता है, जो इसकी प्रमुख सीमा है। विवरण को प्रस्तुत करने में भाषा की शुद्धता एवं उपयुक्तता, विषय वस्तु की रोचकता तथा बोधगम्यता आदि अनेक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जिन पर ध्यान न देने से विवरण का महत्व घट जाता है। यदि अध्यापक अपनी कुशलता द्वारा भाषा की शुद्धता और उपयुक्तता को नहीं बना पाते हैं या इनके स्तर को वो नहीं बनाए रख सकते हैं, तो यह विवरण प्रविधि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल होती है। विवरण की प्रासंगिकता एवं पर्याप्तता के बारे में निर्णय लेना बड़ा कठिन कार्य होता है। कब कैसे कथन दिए जाएं, कैसे विवरण दिए जाएं और उस विवरण में शब्दों की सीमा क्या हो, कितनी बातें कही जाएं जो उन तथ्यों को, उन संप्रत्ययों को कम शब्दों में स्पष्ट कर सके, इनके बारे में एक अध्यापक द्वारा निर्णय लिया जाना एक अत्यंत कठिन कार्य होता है, जो इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती है। विवरण को तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक क्रम में उपस्थित करना एक कला है, जिसमें जरूरी नहीं है कि सभी शिक्षक पर्याप्त रूप से दक्ष हों। तो ये जटिलता, इसे किसी भी विवरण को एक तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना और बालक की जो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं, जो उसकी रुचियां हैं, क्षमताएं हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए उसे प्रस्तुत करना अध्यापक पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपती है। यदि अध्यापक इनका सही तरीके से निर्वहन करने में थोड़ी भी चूक करता है, तो इस प्रविधि की प्रभावशीलता कम हो जाती है। शिक्षक की कुशलता पर विवरण की प्रभावशीलता निर्भर करती है। कोई भी शिक्षक कितना कुशल है, अपनी कला में कितना दक्ष है, उसकी दक्षता ही इस विवरण प्रविधि की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। तो हम कह सकते हैं कि एक अध्यापक की अपनी अपनी जो उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, वो सीमाएं इस विवरण प्रविधि के प्रयोग के उपरांत जो इसकी प्रभावशीलता होनी चाहिए, उस प्रभावशीलता को अध्यापक की अपनी जो कौशलात्मक सीमाएं हैं, वो प्रभावित करती हैं। विवरण प्रविधि के प्रयोग में किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखी जानी चाहिए, जिससे कि इसकी प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सके। सबसे पहली बात यह है कि विवरण न तो अधिक लंबा हो और न ही अधिक छोटा हो। यानी विवरण में इतने शब्द रखे जाने चाहिए जो किसी भी तथ्य को, किसी भी नियम को, किसी भी दृश्य को, घटना को सारगर्भित
रूप में प्रस्तुत कर सके। विवरण प्रसंगानुकूल तथा उचित गति से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किस प्रसंग पर कैसा विवरण दिया जाना चाहिए और उस विवरण को प्रस्तुत करने की गति किस प्रकार होनी चाहिए, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि समुचित प्रसंग पर समुचित विवरण दिया जाए, समुचित कथन कहा जाए, तो उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है और साथ ही साथ शिक्षण की भी प्रभावशीलता को बढ़ा देता है। विवरण देते समय अध्यापक को अपने स्वर, उच्चारण, आरोह अवरोह एवं बल पर विशेष सजग रहना चाहिए, क्योंकि अध्यापक द्वारा कही गई बातें उचित आरोह अवरोह के अभाव में वह अपने समुचित भावों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ होती। तो इसलिए जो भी कथन कहे जाए अध्यापक द्वारा, जो भी विवरण अध्यापक द्वारा दिए जाए, उन विवरणों में अध्यापक को अपने स्वर के आरोह अवरोह और बल पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। विवरण को छात्र के लिए रोचक और बोध ग्राह्य बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। इस बात का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिए कि जो भी विवरण दिए जाएं वो बालक के लिए रुचिकर हों और साथ ही साथ वह उन्हें समझ सके, उन्हें आसानी से समझ सके। तथ्यों तथा भाषा की दृष्टि से विवरण में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यह विवरण किसी भी प्रकरण का, किसी भी पाठ का सार होता है। तो इस बात का विशेष प्रयास करना चाहिए कि उस सार रूपी बात को बताते समय उसमें तथ्यात्मक या भाषागत त्रुटियां न हो। विवरण की शैली रोचक, स्पष्ट तथा विविधतापूर्ण होनी चाहिए। अध्यापक को धैर्यपूर्वक विवरण प्रस्तुत करने का अभ्यासी होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। विवरण की व्यवस्था पाठ के भिन्न भिन्न स्थानों पर पूर्व योजना के अनुसार करना अधिक श्रेयस्कर होता है। जब पाठ योजना का निर्माण किया जाए तो उस निर्माण के साथ ही साथ इस बात का निर्धारण किया जाना चाहिए कि कब, किस स्थान पर कैसे विवरण प्रविधि का प्रयोग किया जाना है और उस निर्धारण के अनुसार, उस पूर्व योजना के अनुसार ही विवरण प्रविधि का प्रयोग करना चाहिए। विवरण की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विवरण देते समय चित्रों, रेखा चित्रों, चार्ट, मानचित्र, उदाहरण आदि के प्रयोग से विवरण की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि उपयुक्त जगह पर विवरण को देते समय इन सभी चीजों का यथोचित प्रयोग किया जाए। दूसरी प्रविधि वर्णन प्रविधि है। वर्णन प्रविधि का प्रयोग किसी घटना, दृश्य एवं नियम का विस्तार पूर्वक वर्णन देने के लिए किया जाता है। वर्णन को विस्तृत विवरण भी कहा जाता है। विवरण में टीका टिप्पणी तथा विश्लेषणात्मक की भावना निहित होती है, जबकि वर्णन में किसी भी विषय का सांगोपांग विवेचन किया जाता है और उसे व्यापक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। वर्णन प्रविधि की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए वे कौन से घटक हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए? तो सबसे पहली बात हम कह सकते हैं कि वर्णन की शैली, वर्णन किए जाने वाले विषय से संबंधित भाव में
उतार चढ़ाव, शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का गठन, अभिव्यक्ति आदि बातें वर्णन की शैली के आवश्यक तत्व हैं। यदि वर्णन की भाषा सरल एवं शुद्ध नहीं होगी तो वर्णन की वर्णन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। वर्णन दूसरी बात है जो वर्णन की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है, वो है वर्णनीय विषय। यानी कि जिस विषय का वर्णन किया जा रहा हो उसका बालक के मानसिक स्तर तथा सामाजिक परिवेश से कितना निकट संबंध है, यह बात भी वर्णन को प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। वर्णन की उपयुक्तता, यदि वर्णन छात्रों की रुचि एवं विकास अवस्था की दृष्टि से उपयुक्त है तो वह स्वाभाविक रूप से छात्रों के मस्तिष्क पर अस्थायी प्रभाव डालता है। तो वर्णन विधि का प्रयोग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों की रुचि क्या है, छात्रों के मानसिक विकास का स्तर क्या है, उनकी रुचियों और विकास के मानसिक विकास के स्तर को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। वर्णन की सर्वांगपूर्णता, वर्णन द्वारा विषय की सर्वांगपूर्ण विवेचना प्रस्तुत करना प्रमुख लक्ष्य होता है। यदि वर्णन व्यापक नहीं है तो उसे प्रभावशाली नहीं माना जा सकता। एक पक्षीय वर्णन की उपयोगिता बहुपक्षीय वर्णन की तुलना में हमेशा कम रहती है, क्योंकि यह वर्णन जो है किसी भी घटना के बारे में, किसी भी नियम के बारे में, किसी भी प्रकरण के बारे में उसके सभी पक्षों पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वर्णन प्रस्तुत किया जाए किसी भी घटना के संबंध में, किसी भी दृश्य के संबंध में, किसी भी नियम के संबंध में, तो वो इस प्रकार का होना चाहिए कि उस घटना या दृश्य से संबंधित किसी भी पक्ष को उस वर्णन में छोड़ा न जाए, यानी कि उसके सभी पक्षों पर प्रकाश समुचित रूप से प्रकाश डाला जाए। वर्णन प्रविधि की भी अपनी सीमाएं हैं, जैसे कि वर्णन की भाषा एवं विषय वस्तु उपयुक्त न होने पर शिक्षण में निरस्ता आ जाती है। वास्तव में देखा जाए तो यह वर्णन जो है भाषा के माध्यम से ही किसी भी प्रकरण के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो जब भाषा नीरस हो जाएगी, भाषा उपयुक्त नहीं होगी, विषय वस्तु के अनुसार भाषा नहीं होगी, तो वो वर्णन जो है नीरस हो जाएगा और साथ ही साथ जिस शिक्षण में उस वर्णन प्रविधि का प्रयोग किया जा रहा है वो शिक्षण भी निरस्ता युक्त हो जाएगा, अब बालकों के लिए अरुचिकर लगने लगेगा। वर्णन में शिक्षक अधिक सक्रिय होता है। वर्णन में शिक्षक ही शब्दों के माध्यम से किसी भी विषय वस्तु को स्पष्ट करने का प्रयास करता है और छात्र निष्क्रिय रूप से श्रोता के रूप में वो सुनता है, शिक्षक द्वारा कही गई बातों को आत्मसात करने का प्रयास करता है। तो ये जो शिक्षक की अधिक सक्रियता है वो बालक की क्रियाशीलता को या सीमित करती है। तो ये भी वर्णन प्रविधि की प्रभावशीलता को सीमित करता है। वर्णन के अधिक विस्तृत एवं लंबा हो जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। कभी कभी एक व्यापक वर्णन तथा भाषण में बहुत कम अंतर रह जाता है। ऐसा हम प्रायः देखते हैं कि कक्षाओं में अध्यापक किसी भी विषय वस्तु को स्पष्ट करते करते वो एक लंबा भाषण देने लगते हैं। तो वो वहां पर जो वर्णन की जो
जो अपनी सीमा जिस सीमा में वर्णन किया जाना चाहिए, उस सीमा से व्यक्ति आगे चला जाता है, अध्यापक आगे चले जाते हैं और उस वर्णन को वो भाषण में तब्दील कर देते हैं। तो इस रूप में देखा जाए तो ये इसकी एक अपनी सीमा सीमा है। वर्णन की व्यापकता के बारे में निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। आखिर वर्णन है ही ऐसा कि किसी भी विषय वस्तु के सभी पहलुओं पर, सभी पक्षों पर समुचित रूप से प्रकाश डालने का प्रयास है। तो इसकी व्यापकता कितनी होनी चाहिए, ये निर्धारित करना ही अपने आप में एक कठिन कार्य है। और यदि शिक्षक सूझबूझपूर्ण तरीके से इस पर निर्णय लेता है तो वर्णन को भाषण में बदलने के बजाय एक सीमित दायरे में रखकर इसकी प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। वर्णन को प्रस्तुत करने का ढंग प्रत्येक शिक्षक में समान रूप से नहीं हो सकता है। वास्तव में देखा जाए तो शिक्षण एक विज्ञान के साथ ही साथ कला है, और जब कला के रूप में शिक्षण को हम मानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक शिक्षक में शिक्षण कार्य को समुचित रूप से किए जाने का कौशल वास्तव में एक दूसरे से अलग अलग होगा। तो वर्णन को कैसे प्रस्तुत किया जाना है, यह कार्य भी प्रत्येक शिक्षक में अलग अलग होगा। और अध्यापक की जो अपनी कौशलीय सीमाएं होंगी, वह सीमाएं इस वर्णन प्रविधि के समुचित प्रयोग को भी प्रभावित करेंगी। तो ये कुछ बातें थी जो विवरण प्रविधि और वर्णन प्रविधि की विभिन्न विशेषताओं, उनके प्रयोग में विभिन्न सावधानियों और साथ ही साथ उनकी सीमाओं पर प्रकाश डाल रही थी। अब हम विवरण और वर्णन प्रविधि का एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो इन दोनों में अंतर हमें और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। विवरण प्रविधि जो है किसी भी विषय वस्तु के संबंध में संक्षिप्त एवं छोटे आकार का होता है, जबकि वर्णन व्यापक, विस्तृत और लंबा होता है। विवरण में विषय को स्पष्ट करने के लिए, किसी भी विषय को स्पष्ट करने के लिए विवरण को कभी-कभी प्रयोग किया जाता है, और वर्णन प्रविधि जो है विषय को होलिस्टिक रूप से, सर्वांगपूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए, एक सर्वांगपूर्ण शाब्दिक चित्र निर्मित करने के लिए हमेशा लगातार प्रयोग किया जाता है। विवरण तार्किक दृष्टि से संगत होना इसके लिए अत्यंत आवश्यक होता है, जबकि वर्णन को तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से संगत होना जरूरी होता है। विवरण विश्लेषणात्मक अधिक होता है और वर्णन संश्लेषणात्मक होता है। विवरण मौखिक, विवरण का जो स्वरूप है मुख्य रूप से मौखिक होता है, क्योंकि एक कथन के रूप में किसी भी विषय वस्तु के सार को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है इसमें। जबकि वर्णन जो होता है मौखिक तथा लिखित दोनों ही रूपों में होता है। तो ये कुछ बातें थी जो विवरण और वर्णन प्रविधियों के संबंध में थी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले सत्र में मिलते हैं कुछ अन्य प्रविधियों के साथ।